गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। नमस्कार। बीए सेकेंड ईयर राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत हमारे प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक मैकियावेली का अध्ययन कर रहे हैं हम। आइए आज हम मैकियावेली के बारे में कुछ कथन है या उनके बारे में जो एक महत्वपूर्ण जो राजनीतिक चिंतक के इतिहास में कहा जाता है कि मैकियावेली अपने युग का शिशु है और मैकियावेली आधुनिक युग का जनक है। ये प्राय दो कथन इनके बारे में कहे जाते हैं। तो आज की कक्षा में ये समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि मैकियावेली अपने युग का शिशु है तो क्यों है, किस प्रकार से, तथा मैकियावेली ने ऐसा क्या काम किया जिससे हमारे राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत मैकियावेली से आधुनिक युग की शुरुआत होती है, अर्थात आधुनिक युग का जनक कहा जाता है। इन दोनों प्रमुख कथनों को आज की कक्षा में हम स्पष्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए तथा इससे जो भी नई नई अपडेट होगी उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिलता रहेगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि मैकियावेली को अपने युग का शिशु क्यों कहा जाता है। देखो, मैकियावेली के अधिकांश जो विचार हैं वो अपने युग की कुछ परिस्थितियां ऐसी थी उनसे प्रभावित हैं। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि कोई भी विचारक है, लेखक है, वो हमेशा अपने आसपास के वातावरण से, अपने कालक्रम से बहुत प्रभावित होता है। उसकी लेखनी पर, उसके मस्तिष्क पर, विचारों को बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जो भी घटनाक्रम उसके चारों तरफ हो रहा है उसका प्रभाव उस पर बेहद प्रभावित रूप से उसके दिमाग को घर करेगा। तो हमको पता है कि जिस समय मैकियावेली अपना जीवन जी रहे थे उस समय किस प्रकार से इटली का घटनाक्रम हो रहा था, इटली में किस प्रकार से राजनीतिक परिवर्तन हो रहा था, इटली के सामाजिक जीवन, इटली का कल्चर, धार्मिक जीवन, बहुत बड़े बदलाव हो रहे थे। तो इनका बहुत बड़ा प्रभाव भी स्वाभाविक है। इसलिए W.T. जोन्स ने कहा है कि मैकियावेली को अपने युग का श्रेष्ठ सारांश भी किया जाए तो हमें कोई कहने में किसी प्रकार का अतिशयोक्ति नहीं होगी, ठीक है। लेकिन इनके बारे में सबसे महत्वपूर्ण जो कथन है वो है डनिंग का है कि ये प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस वासी अपने युग का शिशु था। यह है मतलब कौन, मैकियावेली। प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस वासी मतलब ये फ्लोरेंस नगर में इनका जन्म हुआ था। तो प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस वासी अपने युग का शिशु था। वो तो था ही आएगा, अब तो है नहीं। तो ये क्यों थे, क्या था इनका, ये सब कारण अपन देखते हैं। तो देखो मैकियावेली, क्योंकि इनके देखो मैंने आपको कालक्रम बताया था 1500 ईस्वी का है, 15वीं शताब्दी का है। और आपने हिस्ट्री पढ़ी है, आपने विश्व इतिहास भी पढ़ा होगा। आपको पता है कि 15वीं सदी में यूरोप में पुनर्जागरण का दौर शुरू हो गया था, रिनेसां का पीरियड शुरू हो चुका था, ठीक है। तो कह सकते हैं कि मैकियावेली का युग पुनर्जागरण का युग था। मैकियावेली एकमात्र ऐसा व्यक्ति, दार्शनिक और पर्यवेक्षक हैं जिसने समकालीन परिस्थितियों को सही और यथार्थ रूप में देखा। आप देखेंगे कि मैकियावेली एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं या दार्शनिक हैं या हमारे पर्यवेक्षक हैं जिन्होंने अपने समय की जो भी घटनाक्रम हुआ उसको वास्तविक और यथार्थ रूप से महसूस किया, देखा और अपने विचारों में उतारा। उस समय की जो भी सामाजिक और राजनीतिक बुराइयों को अनुभव किया उनको अपनी रचनाओं में समाधान प्रस्तुत करने के उन्होंने तर्क दिए। क्योंकि जिस प्रकार से व्यक्तियों के व्यवहार, जिस प्रकार से राजा का व्यवहार, जिस प्रकार से प्रजा, उनको जो सब कुछ बुराइयां देखी सामाजिक व्यवस्था में, राजनीतिक व्यवस्था में, इन सभी से उन्होंने दुखी होकर फिर उनकी अपनी जो रचना लिखी, प्रिंस है, आर्ट ऑफ वार है, ठीक है, इन सभी रचनाओं में उन्होंने इन सभी के समाधान प्रस्तुत किए कि किस प्रकार से एक अच्छी शासन व्यवस्था हो सकती है। तो कुछ क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाक्रम इनको प्रभावित रहा है जिनसे इनको अपने युग का शिशु कहा जाता है। तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि पुनर्जागरण का बहुत बड़ा प्रभाव इन पर पड़ा है, ठीक है। तो पुनर्जागरण में देखते हैं कि मैकियावेली धर्म और राजनीति का पृथक्करण करते हैं। धर्म और राजनीति का क्या करते हैं, पृथक्करण करते हैं। बिल्कुल धर्म का राजनीति से में किसी प्रकार का मेल मिलाप को स्वीकार नहीं करते हैं। पुनर्जागरण के काल में साहित्य, कला, दर्शन, राजनीति, विज्ञान के क्षेत्र में मध्य युग के आदर्शों का अंत हो रहा था।
यानी मध्य युग में जिन बातों को फॉलो किया जा रहा था उनको सभी को पुनर्जागरण काल में सबको एकदम धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी। उनको बिल्कुल जो मध्यकालीन या प्राचीनकालीन जो राज व्यवस्था पर प्रभाव था या धर्म का जो प्रभाव था उसको बिल्कुल उनका अंत हो रहा था। यूनान और रोम के प्राचीन आदर्शों में लोगों की आस्था बढ़ रही थी। अब यूनान और रोम के प्राचीन जो आदर्श थे, जो अरस्तु प्लेटो के ज़माने में थे, उनमें विश्वास बढ़ रहा था। राजनीतिक क्षेत्र में सामंतवाद का अंत होकर राष्ट्रीय राज्य की स्थापना हो रही थी। देखिए, अब राष्ट्रीय राज्य की स्थापना मतलब क्या हो गया कि जो जिस प्रकार से सामंतवादी प्रथा चली आ रही थी उससे लोगों का मोह भंग हो रहा था और एक संपूर्ण विशाल राज्य की तरफ बढ़ रहे थे। राजनीतिक क्षेत्र में धर्म और नैतिकता, चर्च और बाइबलवाद के प्रभाव को समाप्त किया जा रहा था। अब देखिए, जिस प्रकार से मैंने आपको अपनी कक्षा में स्पष्ट किया था कि चर्च और राज्य के मध्य संघर्ष अर्थात दो तलवारों का सिद्धांत, जिस प्रकार से चर्च और राज्यों में एक प्रकार का जो तनाव बना हुआ था, अब वो धीरे धीरे यानी धर्म का जिस प्रकार से राज्य पर प्रभाव था वो खत्म होते जा रहा था। पोप की निरंकुश धार्मिक सत्ता तथा नैतिकता में लोगों का विश्वास उठ गया था। अब पोप की जो तानाशाही थी, पोप की जो निरंकुश सत्ता थी, उससे भी लोगों का विश्वास उठता जा रहा था। व्यापार, छापे खाने, यातायात, नया जीवन, नई चेतना, नया दृष्टिकोण, जीवन के नवीन मूल्यों का जन्म हुआ। काफ़ी कुछ आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन में बदलाव आने शुरू हो गए। तो स्वाभाविक है कि इस समय कुछ नए और भी समाज के सामने आयाम आए, नए विचार आए, तो बदलाव होना शुरू हो गया। तो पुनर्जागरण को समझ सकते हैं बहुत बड़ा प्रभाव है। दूसरा कारण देखें तो इटली की दुर्दशा का जो प्रभाव है। इटली मतलब मैकियावेली के समय में इटली 5 भागों में विभाजित था। मैकियावेली राष्ट्रभक्त होने के कारण इटली का एकीकरण चाहता था, इसलिए उसने बड़े आकार के राज्यों का समर्थन किया। आप देखेंगे कि इटली का अलग अलग भागों में विभाजन था, हर एक का अपना अलग अलग शासन प्रणाली चल रही थी। इस मैकियावेली को ये सब कुछ पसंद नहीं आ रहा था, उनको राष्ट्र नहीं आ रहा था। वो चाहते थे कि इटली का एकीकरण हो जाए, एक विशाल राष्ट्र राज्य का निर्माण हो जाए। दूसरा और नेक्स्ट जो अपन इसका रीजन देखते हैं और भी, वो है कि स्पेन और फ्रांस में निरंकुश तंत्र का जो इफेक्ट था उससे भी ये प्रभावित हुए। अब देखिए, स्पेन व फ्रांस के निरंकुश तंत्र से प्रभावित होकर वह शासक को शक्ति पर आधारित सफलता के सूत्र प्रदान करता है और निरंकुश तंत्र का समर्थन करता है। आपने देखा होगा सावरनोला पर जब स्पेन ने आक्रमण किया तो उसमें स्वाभाविक है कि हार गई, क्योंकि उनकी सेना ही नहीं थी और वहाँ पर निरंकुश सत्ता थी। तब उसको पता लगा कि यार वास्तव में शासन करना है तो हमें इस प्रकार का निरंकुश तंत्र स्थापित करना होगा, तभी ये सब कुछ संभव हो पाएगा। इसलिए उन्होंने इनसे प्रभावित हुए कि जिस प्रकार से इन 2 राज्यों में, फ्रांस और स्पेन में निरंकुश सत्ता है, ऐसे यहाँ पर भी स्थापित होनी चाहिए। दूसरा, कई व्यवहारिक घटनाओं का प्रभाव हुआ। अब देखो, सावरनोला जैसी घटनाओं से प्रभावित होकर मैकियावेली कहते हैं कि चूंकि मानव अपनी प्रकृति से असामाजिक और नैतिक प्राणी है, इसलिए राजनीति और नैतिकता में कोई किसी प्रकार का संबंध नहीं होना चाहिए। ठीक है, अतः ये स्पष्ट होता है कि मैकियावेली ने शक्तिशाली राष्ट्रों की स्थापना, राष्ट्रीयता की भावना, पुनर्जागरण, धर्म और नैतिकता, मानव स्वभाव संबंधी धारणाओं पर तत्कालीन परिस्थिति को ध्यान में रखकर यह मत प्रकट किया। निष्कर्षतः ये कह सकते हैं कि डनिंग का ये कथन सत्य प्रतीत होता है कि मैकियावेली अपने युग के शिशु थे, तथा जो W.T. जॉन्स भी कहते हैं कि मैकियावेली अपने युग का श्रेष्ठ निचोड़ है, ये बिल्कुल स्पष्ट होता है। तो ये हमने समझा कि किन घटनाओं के आधार पर मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहा जाता है। स्पष्ट हुआ? आशा कर रहा हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब हमारे इस मैकियावेली का अंतिम जो टॉपिक है वो है कि मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक क्यों कहा जाता है। मैकियावेली ने ऐसा क्या काम किया था जिनको प्राय आधुनिक युग का जनक के रूप में जाना जाता है। तो आप सभी को पता है कि मैकियावेली हमारे राजनीति विज्ञान के एक क्यों कह सकते हैं कि 15वीं शताब्दी में उनके विचारों से, उनके लेखन से और उनके साहित्य से जिन जो प्राचीन और मध्यकालीन रूढ़ियों को ढोते हुए आ रहे थे वो सब उन्होंने दूर करके एक नवीनतम राजनीति विज्ञान, एक पर्यवेक्षणात्मक, अनुभवात्मक तथा तर्क पर आधारित, यथार्थ पर आधारित वास्तविक राजनीति विज्ञान और राज्य का प्रतिपादन किया। तो उसके संबंध में कुछ ऐसे उनके विचार हैं, एक एक करके समझेंगे, जिससे ये पता चलेगा कि मैकियावेली को क्यों आधुनिक युग का जनक कहा जाता है। तो देखिए, समझिए। मैक्सी का कहना था कि मैकियावेली के चिंतन में सर्वप्रथम एक साथ अनेक आधुनिक तत्व दिखाई देते हैं, इसलिए मैकियावेली प्रथम आधुनिक विचारक है। कहने का तात्पर्य यह है कि मैकियावेली के चिंतन में ऐसे हमें कई उदाहरण मिलते हैं जिनसे ये स्पष्ट होता है कि मैकियावेली वास्तव अपने युग का शिशु थे, अपने मतलब आधुनिक युग या आधुनिक राजनीति के वो चिंतक माने जाते हैं। सबसे पहले उन्होंने हम देखेंगे कि जो मध्यकालीन या मध्य युग की जो विचारधारा है उस पर प्रहार किया।
मध्य युगीन कौन सी, आपको पता ही होगा, 2 तलवारों का सिद्धांत, एक तलवार चर्च की, एक तलवार राज्य की। चर्च की तलवार है, उसी के दिन राज्य की तलवार है। चर्च की तलवार चमकदार है क्योंकि ये ईश्वर के नज़दीक है, ईश्वर के द्वारा सौंपी हुई है। और राजा की तलवार है, वो जितनी चर्च की तलवार है उसके जैसी इतनी चमकदार नहीं है, इसलिए सर्वोच्च सत्ता किसके पास है, चर्च के पास, राज्य हो रहेगा। अब मैं क्या लेने कि ये क्या है, चमकदार तलवार और बिना चमकदार तलवार, ये तलवार वो तलवार, कुछ ही नहीं, उन्होंने बिल्कुल प्रहार किया उस पर। ये बकवास भरी बात है, ये तो पोप की निरंकुशता है। राज व्यवस्था में, राजनीति व्यवस्था में इसमें धर्म का और नैतिकता का क्या प्रभाव है, ये तो उल्टा ही बर्बाद करते हैं, इनको स्वीकार ही नहीं करना है, तो इन्होंने इसकी पूरी धज्जियां उड़ाई। तो सब देखेंगे जो सेंट थॉमस एक्विनास क्या कहते थे कि जो कानून 4 प्रकार के होते हैं, शाश्वत कानून, प्राकृतिक कानून, दैविक कानून और मानवीय कानून। शाश्वत कानून होता है वो ईश्वर द्वारा बनाया हुआ होता है, वो सर्वोच्च होता है, उसके ऊपर किसी प्रकार के कानून के अस्तित्व नहीं होता है। इसलिए ये प्राकृतिक कानून है, दैविक कानून है, या फिर जो मानवीय कानून है, सभी का स्रोत कौन है, शाश्वत कानून। इसलिए हमें शाश्वत कानून का पालन करना चाहिए, वो भी बिल्कुल धर्म की तरफ और उसकी तरफ बढ़ते हैं। मैकियावेली उन सब की धज्जियां उड़ाते हैं। वो कहते हैं कि क्या कोई ईश्वरीय कानून, कोई दैविक कानून या पोप के प्रभुत्व हैं, ये सब उनको बढ़ाने के लिए है और कुछ नहीं है, इसलिए उन्होंने वहाँ पर प्रहार किया, अर्थात उनको स्वीकार नहीं किया। तो मध्य योगी जो विचार थे उन पर जबरदस्त चोट उन्होंने लगाई अपने विचारों से, अपने लेखन से, अपने साहित्य से। दूसरा उन्होंने सामंतवाद पर, क्योंकि मैंने आपको पहले ही स्पष्ट किया कि इटली 5 भागों में विभाजित था, सामंतवादी व्यवस्था थी, तो उन्होंने कहा नहीं, ये सब सामंतवादी व्यवस्था खत्म हो गई, एक संपूर्ण राष्ट्र राज्य का निर्माण करना है। तो आप देखेंगे कि दैवीय कानून है, पोप के प्रभुत्व को जो चुनौती दी है, सामंतवाद व्यवस्था को खत्म करने के लिए जो उन्होंने बात की है, तो जो मध्य युगीन विचारधारा, मध्यकालीन जो काल में चली आ रही जो व्यवस्था थी, उन सब पर प्रहार किया। ऐसे करने की हिम्मत करने वाले राजनीति विज्ञान के अंतर्गत मैकियावेली प्रथम है। इसलिए तो ये बिल्कुल फैक्ट होता है कि मैकियावेली ने जब शुरुआत की है तो उन्हीं से आधुनिक युग का जनक कहने में किसी प्रकार की अतिशयोक्ति क्यों होनी चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा आप देखेंगे कि हमारे जो मैकियावेली हैं वो प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक हैं। अब इन्हें राजनीतिक वैज्ञानिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने जो भी विचार दिए उनमें यथार्थ का सहारा लिया, वास्तविकता का सहारा लिया, तथा जो पद्धतियों का जो प्रयोग किया उसमें किसी प्रकार के कल्पनाओं का, आदर्शों का या परंपराओं का बिल्कुल उन्होंने सहारा नहीं लिया। उन्होंने वास्तविक तर्क और विज्ञान सम्मत बातें प्रस्तुत की। इसी प्रकार से उनकी अध्ययन पद्धतियाँ हैं। अध्ययन पद्धतियों में भी आप देखेंगे कि उनकी जो अध्ययन पद्धतियाँ हैं उनमें सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक, अनुभवात्मक या फिर अनुभवमूलक, या फिर यूँ समझ सकते हैं कि एक प्रकार से पर्यवेक्षणात्मक विधियों का प्रयोग किया है। इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि इन्होंने अनुभववाद और इतिहासवाद का समन्वय किया है, अर्थात अनुभूति प्रदान या ऐतिहासिक पद्धति को अपनाया है। अरस्तु के बाद राजनीतिक क्षेत्र में इस पद्धति को अपनाने वाले मैकियावेली प्रथम विचारक हैं। इतिहास और तर्क का सहारा लेकर तत्कालीन धर्मशक्ति को गंभीर चुनौती दी इन्होंने। तो इसलिए कह सकते हैं कि इनकी जो पद्धतियां हैं वो बिल्कुल पर्यवेक्षणात्मक, यथार्थवादी और वैज्ञानिक विशेषता वाली मतलब अध्ययन पद्धतियां हैं, जो प्राय किसी भी अन्य विचारकों में दिखाई नहीं देती हैं। इसलिए इनको राजनीतिक विज्ञान के जनक, आधुनिक जनक के रूप में कहा जाए तो हमें बिल्कुल यकीन करना चाहिए। अगला जो है इनका वो है राष्ट्र राज्य का संदेशवाहक। आप देखेंगे कि हमेशा कहते थे कि छोटे राज्य नहीं होने चाहिए, राज्य का आकार बड़ा होना चाहिए, ताकि जनता अधिक होगी, क्षेत्रफल अलग विस्तार से होगा, तो अपनी जो आवश्यकता है वो भी पूर्ति अच्छे ढंग से हो पाएगी, और कभी भी कोई आक्रमण जैसे घटनाक्रम हुए तो भी उनका अच्छे ढंग से सामना कर सकें, उसका प्रत्युत्तर दे सकें। तो आप समझ सकते हैं कि ये विशाल राष्ट्र राज्यों के समर्थक थे, ठीक है, या राष्ट्र राज्यों के एक संदेशवाहक थे। और सबसे बड़ी बात तो उन्होंने की ये कि राजनीति का धर्म और नैतिकता से पृथक्करण अपने आप में बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। 15वीं शताब्दी में इस प्रकार का कहना खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि धर्म और पोपशाही को जो सर्वोच्चता प्रदान थी उसको चैलेंज करना कि राज्य व्यवस्था में, राजनीति में
इनका कोई महत्व नहीं है। शासक जो चाहे वो साधन अपना सकता है अपने साध्य की प्राप्ति के लिए, है ना। तो जो कुछ भी उपयुक्त लगे शासक राजा उन साधनों का प्रयोग कर सकता है। साधन तो सदैव आदरणीय रहेंगे, हमेशा उसकी प्रशंसा होगी। ये इस प्रकार से बात करते हैं। तो आपको समझ सकते हैं कि धर्म और नैतिकता, ठीक है, ये अपनी अपनी जगह है, व्यक्ति का विश्वास है, लेकिन राज्य व्यवस्था के संचालन में इन दोनों को बीच में नहीं आना देना है। इनको बिल्कुल दूरी बनाते हुए राज्य को, अपने शासक को जो भी अपने हित हैं, जो भी अपने साध्य हैं, उनकी हितों की रक्षा करते हुए काम करना चाहिए। उसके अनुसार ये नहीं देखना चाहिए कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या गलत है, क्या सही है। सब कुछ छोड़ो, बस एक ही ध्यान रखो कि मेरा राज्य बच रहा है कि नहीं बच रहा है, मेरे राज्य के लक्ष्यों की पूर्ति हो रही है नहीं हो रही है। बस राज्य आपका साध्य है, इसके लिए आप जो भी साधन अपनाना चाहे आप कर सकते हो। आप ये नहीं कह सकते नहीं, ये तो धर्म के विरुद्ध है, ये तो नैतिकता के विरुद्ध है, मैं ऐसा कदम क्यों उठाऊं, ये तो गलत होगा, लोग मुझे क्या कहेंगे। नहीं, ये सब नहीं देखना आपको तो अपना राज्य बचाना, इसके लिए जो चाहे वो आप कदम उठा सकते हो, ठीक है। दूसरा, शक्तिवादी राजनीति का समर्थन करते हैं। शक्तिवादी राजनीति मतलब किसी भी प्रकार से राज्य को बचाना है और राज्य का विस्तार करना है, तो मतलब कह सकते हैं शक्ति के लिए संघर्ष की जो स्थिति पैदा होती है, जो प्राय अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपन देखते हैं, तो ये भी हमें एक प्रकार से मैकियावेली के चिंतन में, मैकियावेली के विचारों में स्पष्ट होता है कि मैकियावेली एक शक्तिवादी राजनीति का भी समर्थन करते हैं। अब देखो, एक बात स्पष्ट रूप कहते हैं कि राज्य का विस्तार बहुत बड़ा होना चाहिए, राष्ट्र राज्य के संदेशवाहक हैं। जब राष्ट्र राज्य के संदेशवाहक हैं तो शक्तिवादी राजनीति का समर्थन तो वो बिल्कुल करेंगे, क्योंकि उसको फिर विस्तार कैसे होगा, इस बात को वो भी स्पष्ट करते हैं। इससे ये भी सिद्ध होता है। दूसरा, उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य हो। अब देखो, जो धर्म और नैतिकता में विश्वास नहीं करता है, धर्म किसी भी प्रकार का धर्म का हस्तक्षेप राज्य व्यवस्था के में स्वीकार नहीं करते हैं, तो आप समझ सकते हो इससे क्या स्पष्ट होता है। इससे ये स्पष्ट होता है कि मैकियावेली एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के समर्थक थे। वो नहीं चाहते थे कि किसी धर्म का कोई राज्य व्यवस्था में हस्तक्षेप हो। और बड़े गर्व के साथ आपको कहना पड़ता है कि आज दुनिया की जितनी भी बड़े बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, वो सभी राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं। वो अपनी राज्य व्यवस्था के संचालन में धर्म के प्रभुत्व को या धर्म के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष राज्य होते। उन राज्यों की नज़र में सब धर्म बराबर होते हैं। इसी प्रकार से ये कहते हैं कि राजा को अपनी राज्य व्यवस्था के संचालन में किसी प्रकार का धर्म का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं होना चाहिए, केवल धर्मनिरपेक्ष रहना चाहिए। ये भी उन्होंने स्पष्ट बात बताई है। दूसरा कह सकते हैं कि व्यक्तिवाद का समर्थन किया। अब देखो, व्यक्तिवाद का समर्थन उन्होंने किस प्रकार से किया है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी स्पष्ट बताया था कि राजा कुछ भी करे लेकिन किसी व्यक्ति की संपत्ति को न छीने। ये देखो, संपत्ति को बहुत ज़्यादा महत्व दिया करते थे, ठीक है। उनका कथन भी था कि एक व्यक्ति अपने बाप की मौत का बदला भूल सकता है, लेकिन अपनी किसी की दी हुई संपत्ति को नहीं भूल सकता। इसलिए संपत्ति का व्यक्ति से बहुत मोह होता है, और संपत्ति व्यक्तिगत होती है, और हर एक व्यक्ति की संपत्ति की रक्षा की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमें एक व्यक्तिवाद के विचारों का समर्थन मिलता है, व्यक्तिवाद के विचारों का एक प्रकार से प्रकट होता है, ठीक है। दूसरा, उन्होंने ये बताया है कि जो शासक है, शासक में सिंह और लोमड़ी की नीति का समर्थन, अर्थात इन बातों का भी समर्थन उन्होंने स्पष्ट किया है कि शासक होगा उसके अंदर शेर जैसा साहस और लोमड़ी जैसी चालाकी, ये दोनों के गुण होना जरूरी है। जब उसको लगेगा अब शेर जैसा साहस दिखाना है तो वो उस प्रकार से कदम उठाएगा, और कभी उसको लगेगा कि नहीं अभी विपरीत परिस्थितियाँ हैं, लोमड़ी जैसी चालाकी दिखाकर वो वहाँ से निकल भी सकते हैं। इसलिए सिंह और लोमड़ी नीति का भी समर्थन किया है। योग्य व्यक्तियों को मंत्री बनाने का समर्थन करते हैं, योग्य व्यक्तियों को मंत्री बनाने की, ताकि राज्य व्यवस्था के कुशल संचालन में बहुत बड़े सहायता मिलती है। तथा उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि भौतिकता और उपयोगिता को भी उन्होंने एक प्रवर्तक के रूप में जो यहाँ पर है उसी की प्राप्ति पर उन्होंने बल दिया है। तो इन सभी कारणों से स्पष्ट होता है कि मैकियावेली अपने युग के जनक माने जाते हैं, और हमारे राजनीति विज्ञान के आधुनिक युग के जो प्रवर्तक हैं वो मैकियावेली जाने जाते हैं।